तो शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर चार्ली को दिखाने से, जो प्रोफेसर है और बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता है, ऑनलाइन क्लासेस देता है। लेकिन हमेशा वो अपना कैमरा बंद रखता है क्योंकि वो जानता है कि अगर लोगों ने मेरी शक्ल और जिस्म देख लिया तो सब डर जाएंगे, क्योंकि उस बेचारे का वजन काफी बढ़ गया था। और आज भी जब वो क्लास दे रहा था तो अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है। उसे लगता है कि मेरे मरने का टाइम आ गया है, इसीलिए पास रखे हुए कागज को उठाता है जिस पर एक ऐसी मजमून लिखा हुआ था और उसे पढ़ने लगता है। तभी बाहर से एक लड़का अंदर आता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही चार्ली उसके हाथ में वो ऐसी देकर कहता है किसी जोर जोर से पढ़ो। तो वो लड़का भी बिना सोचे समझी पढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि चार्ली को लग रहा था कि वो मरने वाला है, पर वो शांत हो गया था। दिल की धड़कनें भी ठीक हो गई थी। उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताता है मैं चर्च की तरफ से आया हूँ, एक प्रीस्ट हूँ और गॉड के मैसेज हर घर में पहुँचाता हूँ। और वैसे ये बताएं आपने मुझे ये ऐसी पढ़ने को क्यों कहा। चार्ली जवाब देता है कि ये एक काफी अच्छा और मेरा पसंदीदा ऐसे है, मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ तो आखिरी बार सुनना चाह रहा था बस। उनकी बातें चल ही रही थी कि तब यहाँ एक औरत आती है जो चार्ली की दोस्त है और यही उसकी देखभाल भी करती है। आते ही वो उसका चेकअप करने लगती है, इसलिए चार्ली का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था। वो टेंशन में आ जाती है ये सोचकर कि अगर जल्दी से हॉस्पिटल ना ले जाया गया तो ऐसे ही बहुत जल्द मर जाएगा। वो चार्ली को समझाने लगती है कि प्लीज चले जाओ हॉस्पिटल, जिसके लिए वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तभी उसकी नजर प्रीस्ट पर जाती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो। वो अपने बारे में बताता है, साथ ही वो अपने चर्च का नाम भी बताता है। जो सुन वो चर्च आती है, कहती है कि मुझे उस चर्च से नफरत है क्योंकि उस चर्च के लोग ये झूठे दावे करते हैं कि हम लोगों की जान बचाएंगे, उनकी मदद करेंगे। और अब की बार भी वो यही ड्रामा कर रही है कि हम चार्ली की जान बचाएंगे। प्रीस्ट कहता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही है, हम सच में चार्ली की जान बचाना चाहते हैं, गॉड का मैसेज उस तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि उससे भी समझ लग जाए कि गॉड क्या कहना चाहते हैं और फिर उस हिसाब से वो अपनी जिंदगी गुजारे। वो कहती है कि बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ना मुझे और ना ही चार्ली को इन बातों पर यकीन है। चर्च से तो हम दोनों सख्त नफरत करते हैं क्योंकि वहाँ से चार्ली को बस दुख ही मिले हैं। दरअसल चार्ली का सबसे खास दोस्त वही रहा करता था। वो और चार्ली एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन जब एक दिन उसके दोस्त की मौत हुई तो चार्ली ने टेंशन लेकर अपनी ऐसी हालत कर ली, उसे खतरनाक बीमारी हो गई। इस तरह चर्च से उसे इतना बड़ा दुख मिला। अब ये बातें सुनकर प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। उसकी दोस्त को वो जल्द उसे समझ लग जाती है कि चार्ली को भूख लगी है, तो वो उसके लिए चिकन से भरी हुई बकेट लाती है जो उसे बहुत पसंद थी और मजे लेकर वो उसे खाने लगता है। ऐसे ही रात हो जाती है। आधी रात को भी फिर चार्ली वो ऐसे पड़ता है और फिर कपड़े उतार कर अपनी वॉकर लेकर कमरे की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ हम पहली बार उसके जिस्म को देखते हैं जो काफी बड़ा है और हर जगह से फैला हुआ है, जिस वजह से उसे चलने फिरने यहाँ तक सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। वो जैसे बिस्तर पर लेटता है हम उसकी आंखें लेकर समझ जाते हैं कि वो कितना दर्द में है। अगली सुबह जब वो जागता है तो इंटरनेट पर सबसे पहले अपनी बीमारी के बारे में सर्च करता है। सारी चीजों को पढ़ के वो जान गया था कि मैं बस कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, लेकिन फिर भी नुकसानदेह चीजें खाने से बाज नहीं आता। दराज से चॉकलेट निकाल कर खाने लगता है, मगर अच्छे काम भी वो नहीं छोड़ता, जैसे कि साफ सुथरा रहने के लिए शेव करता है और चिड़ियों के लिए खाना डालता है। ये सब करने के बाद अपनी जगह पे आके बैठ गया था। तभी दरवाजा खोलकर एक लड़की अंदर आती है जो दरअसल उसकी बेटी थी। इसका नाम एली था। एली जब 8 साल की थी तो चार्ली ने अपनी वाइफ और बेटी को छोड़ दिया क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ रहना पसंद करता था, अपनी वाइफ के साथ जरा भी खुश नहीं था। और बस तभी से उसकी बेटी उससे नफरत करती है, उसे देखना तक नहीं चाहती क्योंकि बार बार उसे इस बात का एहसास होता है कि मेरे डैड ने हमें तब छोड़ा जब हमें उनकी सख्त जरूरत थी। लेकिन कभी कभी वो यहाँ आती है और हर बार अपने डैड से बदतमीजी से बात करती है, मगर चार्ली कभी उसकी बात का बुरा नहीं मानता। आज भी वो एक के बाद एक उससे बदतमीजी कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को मनाने के लिए कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरी प्यारी बेटी तुम रोज यहाँ आओ, मेरे पास ही रहो क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास बस कुछ ही दिन रह रही है। इस पर वो जवाब देती है कि मैं हर रोज यहाँ नहीं आ सकती, मेरी पेपर्स आने वाली है और इंग्लिश पेपर की मुझे सबसे बढ़ के टेंशन है। चार्ली बोलता है कि मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगा पेपर्स में क्योंकि मैं इंग्लिश का ही टीचर हूँ, बस तुम आती रहना। ये बात सुनकर भी उसको तरस नहीं आता, वहाँ से जाने लगती है। तब चार्ली बोलता है कि अगर तुम रोज आती रही तो मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं मैं वो सारे तुम्हें दे दूंगा, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा डॉलर्स हैं। ये बात सुनकर वो चुप हो गई थी, सोच में पड़ जाती है क्योंकि ये एक काफी बड़ी रकम थी। फिलहाल हाँ वो इसलिए नहीं बोलती क्योंकि अभी वो नाराज है। अब अपने डैड को मजीद परेशान करने के लिए दरवाजे पर आती है और कहती है कि अगर आप चाहते हैं मैं रोज आपसे मिलने आऊँ तो अभी बगैर वॉकर का सहारा लिए पैदल चलकर मेरे पास आए। ये भी चार्ली अपनी बेटी के लिए करने को मान जाता है, जबकि वो जानता था कि ऐसा नहीं होगा। वो पूरी ताकत लगा के खड़ा होने की काफी कोशिश करता है पर बेचारा नीचे गिर गया था, जो देखकर एली यहाँ से निकल जाती है।
चार्ली की दोस्त घर में आई। उसका चेकअप करने के बाद सफाई कर रही थी तो उसे एली का लिखा हुआ ऐसे मिलता है। वो समझ गई थी कि यहाँ उसकी बेटी आई थी और पढ़ाई में चार्ली उसकी मदद कर रहा है। वो उसे डांटती है कि तुम भूल गए जब तुम्हारी डिवोर्स हुई थी तब क्या हुआ था। अपनी बेटी से तुम नहीं मिल सकते, ऐसी तुम पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चार्ली कहता है मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी बेटी से हर हाल में मिलना है। जो बात सुनकर उसकी दोस्त चुप हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो चार्ली को बर्गर खाने के लिए देती है जिसका एक टुकड़ा उसके गले में अटक गया। उसका दम घुटने लगता है जो देखकर फौरन उसकी दोस्त गले पर थपथपाती है। तब टुकड़ा निकलने से उसकी जान बच पाती है। इस वजह से वो चार्ली से नाराज हो गई। गुस्से में उसे कहती है कि अगर तुम्हें मरना है तो शौक से मरो पर मेरे सामने न मरना। लेकिन कुछ देर बाद गलती का एहसास होने पर वो चार्ली से माफी मांगती है और बर्गर दोबारा उसे खाने को देती है। अब ऐसे चार्ली की जिंदगी गुजर रही थी। हर रोज वो ऑनलाइन क्लासेस देता था जिसमें वो प्यार से पढ़ाया करता था। पर आज क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी पुरानी तस्वीर देखता है जिसमें उसका वो करीबी दोस्त भी था। चार्ली उसे याद करने लगा और उस कमरे में जाने लगता है जहाँ वो रहा करता था। दरवाजे पर ताला था। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है चाबी नीचे गिर जाती है जिससे वो नहीं उठा पाएगा। हालांकि वो काफी कोशिश करता भी है लेकिन चाबी नहीं उठा पाता तो हार मान के वापिस आ जाता है। अब वादे के मुताबिक आज भी एली उसे मिलने आती है। तब बहाने बहाने से चार्ली उसे बात करता है। काफी खुश नजर आ रहा था। वो उसे साथ साथ बता भी रहा था कि तुमने ऐसे में कौन कौन सी गलतियाँ की है। जिस दौरान वो ये भी पूछ लेता है कि अपनी मोम को सुनाओ, ठीक है वो। जो सुनकर एली चिढ़ गई, पूछती है कि आखिर आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं। कभी एहसास हुआ इस बात का कि हमें आपने अकेला कर दिया था और कभी मुड़कर हमारी तरफ देखा तक नहीं। आप एक नंबर के मतलबी खुद गर्ज इंसान है। अपने दोस्त की खातिर हमारे साथ ये सलूक किया। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस करते हैं। आपको आपकी गलती का एहसास है क्योंकि आपकी ऐसी हालत आपके दोस्त की वजह से हुई है न कि हमारी वजह से। तो मुझे आप पर जरा भी तरस नहीं आता। इतना कुछ सुन के भी चार्ली उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और बस इतना कहता है कि तुम मेरे लिए एक ऐसी लिख दो कि ज्यादा नहीं कुछ लाइन तब तक मैं अंदर जा रहा हूँ। इतना कहते ही वो वॉशरूम में चला जाता है और फूट फूट के रोने लग गया था क्योंकि आज उसे आंसू कंट्रोल नहीं हो रही थी। ये चीज एली ने भी महसूस कर ली थी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रीस्ट आया था और जब एली को ये बात पता चली कि वो चर्च से आया है तो वो उसे कहती है कि मैं कल दोबारा आऊंगी, तुम भी आना, मैंने तुमसे बात करनी है। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब प्रीस्ट चार्ली को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो उसे अच्छी बुरी बातें बताने लगता है। इस पर चार्ली का जवाब ये था कि मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। वो उसी कमरे के पास आता है। नीचे गिरी हुई चाबी उठवाकर कमरा खुलवाता है। ठीक इसी वक्त चार्ली की दोस्त भी आ गई थी। प्रीस्ट को देखकर कहती है कि ये लड़का दोबारा इधर क्या कर रहा है। चार्ली जवाब देता है कि इस पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे बुलाया है। वो कहती है अच्छा छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारा गिफ्ट। जो कहकर वो व्हील चेयर बाहर निकालती है जिसके ऊपर बैठकर वो बहुत खुश हो गया था क्योंकि अब वो आसानी से इधर उधर हिल पा रहा था। लेकिन वो प्रीस्ट को कहती है जरा बाहर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। बाहर लाकर उसे कहती है दोबारा यहाँ कभी मत आना, ओके। प्रीस्ट मना कर देता है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझे आना ही होगा कि मैं चार्ली की मदद करना चाहता हूँ। इस दर्द भरी जिंदगी से उसकी जान छुड़वाकर उसकी दोस्त कहती है तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात होगी पर चार्ली ने और मैंने बहुत कुछ सहा है, बर्दाश्त किया है, जिसके पीछे चर्च जिम्मेदार है। असल में जो चार्ली का दोस्त था वो मेरा भाई था, मगर उनकी गहरी दोस्ती देखकर मेरे डैड को एतराज होने लगा कि दो लड़कों की ऐसी दोस्ती हमारे रिलीजन मजहब में अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसीलिए उन्होंने मेरे भाई को घर से निकालकर चर्च में भेज दिया। उसे काफी प्रेशर में रखा गया जिससे तंग आकर मेरे भाई ने अपनी जान ले ली। उसके मरने से चार्ली ने इतनी टेंशन ले ली कि उसकी तबीयत खराब हो गई और आज उसकी ऐसी हालत है, वो इतना बीमार है और तभी से हम सभी सदमे से दुखों से गुजर रहे हैं। यही वजह है कि हम हर चीज से नफरत करते हैं, तुम्हें, तुम्हारी रिलीजन को, तुम्हारी चर्च को, किसी को भी पसंद नहीं करते। आगे वो कुछ बोलती यहाँ चार्ली भी आ जाता है। प्रीस्ट को कहता है उठो शाबाश जाओ तुम यहाँ से। जो बात मानकर वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त भी उनके जाते ही चार्ली उस कमरे में जाने की कोशिश करता है। हालांकि रास्ता छोटा था पर फिर भी वो जैसे तैसे चला ही जाता है। अपनी पुरानी चीजें देखकर अपनी दोस्त को याद करने लगा था। काफी जज्बाती हो जाता है। चार्ली को यहाँ एक कॉपी मिलती है जिस पर एली ने ऐसे लिखा था, लेकिन उसने बस 3 लाइनें ही लिखी थी। वो भी पढ़ के चार्ली बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अपनी बेटी में वो अपनी झलक देखता है। इस बारे में वो इतना सोचता है कि हंसने लगता है। हंसते हुए ही उसे दोबारा से दिल का दौरा पड़ता है, लेकिन जैसी तैसी वो खुद को संभाल ही लेता है। अगली सुबह दोबारा एली आती है। चार्ली उसे कहता है कि आज मैं अपनी बेटी से अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। एली गुस्से में कहती है पर मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहती। आप मुझे ये बताएं कि जब मैं छोटी थी तब आपको जरा भी ख्याल नहीं आया हमारा बात करना मिलना सब कुछ बंद कर दिया, मुझे जान सकती हूँ। चार्ली जवाब देता है कि अपने दोस्त से इतना करीब होने की वजह से सब मुझसे नफरत करने लगे। यही वजह थी कि मैं तुमसे नहीं मिला क्योंकि इस चीज का तुम पर भी बुरा असर पड़ सकता था। फौरन एली बोल पड़ती है अच्छा छोड़े इन बातों को, मैं सैंडविच बनाने लगी हूँ, बताएं खाएंगे। तब चार्ली खुशी खुशी मान जाता है कि मेरी बेटी मेरे लिए अपने हाथों से सैंडविच बना रही है। लेकिन सैंडविच खाते ही वो गहरी नींद में सो जाता है और अब जैसे एली उस खुफिया कमरे में जाती है तभी दरवाजे पर
दस्तक होती है क्योंकि प्रीस्ट आया था जिसे एली अंदर खींच लेती है। लेकिन चार्ली की ऐसी हालत देखकर प्रीस्ट घबरा गया था कि इतनी आवाज होने के बाद भी वो नहीं उठा। तब एली उसे बता देती है कि मैंने उनकी सैंडविच में नींद की गोलियां मिला दी थी। जो सुनकर प्रीस्ट डर जाता है कि कितनी अजीब लड़की है और बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एली फौरन बोलती है नहीं बैठो, इधर कहीं नहीं जा सकती तुम, और अपनी बातों में फंसाकर सिगरेट पीने पर मजबूर करती है। और अब जैसे प्रीस्ट सिगरेट पीना शुरू करता है वो उसकी वीडियो बना लेती है और कहती है कि अब तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने को कहूँ, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम चर्च से नहीं हो, तो अब सच बताना शुरू करो कि आखिर तुम कौन हो। ये सुनकर प्रीस्ट डर जाता है और भागकर उस खुफिया कमरे में आकर खुद को बंद कर लेता है। एली उस कमरे के दरवाजे पर आके बैठ गई और कहती है चलो अपनी कहानी बताना शुरू करो। तो अब प्रीस्ट बताने लगता है कि मैं यहाँ चर्च में काम करने आया था, ऐसे लोगों की मदद करता था, पर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा। तो मैंने चर्च वालों को अपना तरीका बदलने को कहा, लेकिन जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने वहाँ के वो सारे पैसे चुरा लिए और भाग गया। जिसके बाद अब मैं रहता तो अलग ही हूँ, लेकिन अभी भी लोगों की मदद ही कर रहा हूँ। वो ये सारी बातें बता तो रहा था पर ये नहीं जानता था कि एली उसकी ये सारी बातें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रही है। फिर दरवाजा एक बार फिर बजता है। ये दोनों जब बाहर चेक करने जाती हैं तो देखती हैं कि चार्ली की दोस्त अपने साथ चार्ली की वाइफ को लाई है। उसकी दोस्त चार्ली को होश में लाने की कोशिश करती है, मगर जब वो नहीं आता तो एली सच बता ही देती है कि मैंने दरअसल इनके सैंडविच में नींद की गोलियां मिला दी थी। जो सुनकर उसकी दोस्त ऑक्सीजन की मदद से उसे होश में लाने लगी थी। मगर एली की इस हरकत पर दोनों को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन चार्ली की वाइफ उसकी दोस्त को चार्ली के इतना करीब देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है। कहती है कि तुम पैसों की लालच में ये सब कर रही हो, रोज यहाँ आकर चार्ली की खिदमत करती हो ताकि उसके सारे पैसे तुम्हें मिल जाए। जिस पर चार्ली की दोस्त जवाब देती है कि नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये मेरा दोस्त है इसलिए सब करती हूँ, और वैसे भी इसके पास कोई पैसे नहीं है। जिस उसकी वाइफ कहती है कि मुझे लगता है तुम इस बारे में नहीं जानती, चार्ली के पास लाखों में डॉलर्स हैं। जो सुनकर उसकी दोस्त चार्ली पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं मगर तुम फिर भी अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजार रही हो, अजीब हो, पैसों का कहकर हॉस्पिटल भी नहीं जाती और मेरा जरा भी एहसास नहीं तुम्हें, रुपया रुपया जोड़कर मैं तुम्हारे लिए चीजें लाती हूँ। इतना कहते हैं गुस्से में वो यहाँ से चली जाती है। अब एली चार्ली से दोबारा बदतमीजी करने लगी थी, इसलिए उसकी मॉम डांट कर उसे वहाँ से भगा देती है और चार्ली को बताती है कि मैंने जानबूझ के एली को तुमसे मिलने नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही बुरी है। वो इस कदर जालिमाना है कि उस वक्त अगर तुम इससे मिलती तो शायद तुम्हें ये मार ही देती। चार्ली जवाब देता है मैं नहीं मानता, वो मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है। ये बात सुनकर उसकी वाइफ चार्ली को एली की इंटरनेट प्रोफाइल दिखाती है जिसमें एली ने अपने ही डैड की तस्वीरें इंटरनेट पर डाली हुई थी और काफी मजाक बनाया हुआ था। इसके बाद ये दोनों अपने पुराने वक्त को याद करने लगती है कि हम एक साथ कितने खुश रहा करते थे। चार्ली बोलता है मैं मरने से पहले अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं मैं वो सारे एली को दे दूंगा। उसकी वाइफ मना करती है कि मत करना, ऐसा गलत करोगे क्योंकि वो और बिगड़ जाएगी। इतना कह के वो चली जाती है। तभी चार्ली का पिज्जा भी आ गया था और आज वो खुद बाहर जाता है पिज्जा लेने। डिलीवरी बॉय जैसे चार्ली को देखता है डर के फौरन भाग जाता है। इस बात से उसे इतना गुस्सा आ गया था कि अंदर आकर वो गुस्से में पिज्जा खाने लगता है, फिर चॉकलेट्स टॉफियां खाता है, साथ ही फ्रिज में पड़ी सभी चीजें खाने लगता है, जिस वजह से उसको उल्टियां भी लग जाती है। यहाँ उसकी दोस्त आती है जो चार्ली को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अपना इलाज करवा सकती थी पर जानबूझ के नहीं करवाया क्योंकि तुम खुद को सजा देना चाहती थी। मेरे लिए कितने दुख की बात है, पहले मेरा भाई छोड़ के चला गया और आज तुम जा रहे हो। क्योंकि चार्ली की हालत खराब हो रही थी, वो अपनी आखिरी सांस गिन रहा था, लेकिन अभी भी वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता। वो फिर चार्ली के गले मिलकर दुखी होते हुए यहाँ से जाने लगती है। तभी गुस्से में यहाँ एली आती है और कहती है डैड ये क्या किया आपने, मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया, मैं फिर फेल हो गई, जो शायद ऐसे की वजह से हुआ, वो आपने मुझे गलत लिख के दिया होगा। चार्ली जवाब देता है बेटा एक बार जरा इस ऐसे को गौर से पढ़ो। और अब जैसे एली उसे पढ़ने लगती है चार्ली उसे जज्बाती होते हुए बताता है कि जब तुम चौथी क्लास में थी ये ऐसे तुमने तब देखा था, तुम बहुत खास हो, बुरे नहीं हो, और अब बंद करो खुद को सजा देना और दूसरों की नजर में खुद को गलत साबित करना, और मैं जानता हूँ तुम आगे जाके बहुत कामयाब होगी, मुझे तुम पर भरोसा भी है और गर्व भी। उसकी ये बातें सुनकर एली भी रोने लगती है और कहती है डैड आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। चार्ली दुखी होते हुए बोलता है नहीं मेरा टाइम आ चुका है। अब ये बात सुनकर एली फूट फूट कर रोने लगती है। चार्ली उसे कहता है मेरी प्यारी बेटी आखिरी बार मुझे ऐसी पढ़ के सुना दो ना। तो अब जैसे वो ऐसे पढ़ने लगी थी चार्ली अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करने लगता है और वो उठ खड़ा होता है और अपने पैरों से चल के उसके पास आने लगता है। एली भी ऐसे पढ़ते पढ़ते उसके पास आ रही थी और फिर उसकी मुस्कुराहट के साथ ही चार्ली की मौत हो जाती है। उसकी आत्मा सीधा हेवन यानी जन्नत में गई थी जहाँ वो खुश था, आराम से जिंदगी गुजार रहा था। और इसी के साथ चार्ली की दुख भरी कहानी इधर ही खत्म।